हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस क्लास 8 सेट नंबर 3। मैंने सेट नंबर 1 एंड 2 और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो हमारा पेपर है उसको मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम आज डिस्कस करेंगे सेट नंबर 3। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और बच्चों, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़े टाइम के बाद वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो आपको प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स में से जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारा 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 5 मार्क्स का हमारा फिल इन द ब्लैंक होता है, 5 मार्क्स का हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चंस का, वो क्या होता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, जो 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है, मतलब 6 क्वेश्चन होते हैं। तो 2 6 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। फिर देखिए, हमारा जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है बच्चों, वो 3 मार्क्स का होता है, हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 18 मार्क्स का पूछा जाता है। और जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल हमसे 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमको टाइम मिलता है एग्ज़ाम को अटेंड करने के लिए, वो मिलता है 2 आवर 30 मिनट का हमको टाइम मिलता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने आपको ये नॉर्मल एक्सप्लेनेशन बताया है कि मतलब किस तरीके का एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चंस किस तरीके के हैं। पहले हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 to 5। जो 1 to 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, मैंने आपको बताया 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ये किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ईच क्वेश्चन कैरीज तो 1 मार्क। सारे के सारे क्वेश्चन क्या कैरी करते हैं, 1 मार्क्स कैरी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, ठीक है ना। हु वॉज द फर्स्ट डिवाइस द मालवारी सिस्टम, ठीक है ना, महलवारी सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो जो किसने डिवाइस मतलब तैयार किया था, किसकी महलवारी व्यवस्था को किसने तैयार किया था, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, पहले महलवारी व्यवस्था को किसने विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसका जैसे हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा राइट आंसर होता है। तो जो हमारा डी नंबर आंसर है, ये क्या है, हॉल्ट मैकेजी। जो हॉल्ट मैकेजी हैं बच्चों, ये क्या, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने महलवारी व्यवस्था को पहले लाया था, ठीक है ना, इन्होंने बताया था इसके बारे में। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेशन लिख रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहली महलवारी व्यवस्था को किसने विकसित किया था, तो इसका क्या हो जाएगा, हॉल्ट मैकाजी, ये इसका हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बिडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड। जो बिडो रीमैरिज एक्ट था वो कब पास हुआ था, मतलब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 1856 में। कब हुआ था, 1856 में। ये हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, व्हाट इज द कमर्शियल रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म नोन एज, ठीक है। रेशम के कीड़ों को वाणिज्यिक पालन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेरीकल्चर कहलाता है। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, रेशम पालन। क्या बोलते हैं, रेशम पालन बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ द राइट टू फॉर्म लॉज। तो किस संस्थान को कानून बनाने का अधिकार है। देखिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है किस संस्था को कानून बनाने का अधिकार है। तो ये क्या होता है, द पार्लियामेंट। जो हमारा पार्लियामेंट होता है उसी को अधिकार होता है किसको, कानून को बनाने के लिए। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट को हिंदी में हम सांसद बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, फ्रॉम वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर प्रोवाइडिंग द पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है। सरकार सार्वजनिक सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से प्राप्त करती है, ये आपका इसका ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए चारों को चारों ऑप्शन जो आपको 1 2 3 लिखे हुए हैं, तो इनकम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, पेनाल्टी कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, अदर टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, और लास्ट ऑप्शन हमारा है ऑल ऑफ दिस। तो हमारा लास्ट ऑप्शन वाला हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब ये जो तीनों के तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। इसको हिंदी में देख लीजिए एक बार, लोगों से एकत्रित आयकर, लोगों से एकत्रित जुर्माना, लोगों से एकत्रित अन्य कर, या इनमें से सभी। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी में आएगा, ठीक है।
चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं किसमें, फिल इन द ब्लैंक। जो फिल इन द ब्लैंक है हमारा वो कितने मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है, जैसे मैंने आपको बताया है। ईच क्वेश्चन कैरीज करते हैं 1 1 मार्क्स, मतलब एक एक सारे के क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो उनको 1 1 मार्क्स कैरीज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसका हिंदी का मतलब क्या हो जाएगा, स्थानांतरण कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, झूम कृषि के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजा राम मोहन रॉय एडवोकेट फॉर द डैश ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन आवर कंट्री। देखिए अब इसका क्या बोल रहे हैं, राजा राम मोहन राय ने देश की पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में समर्थन किया। तो क्या किया था उन्होंने, स्प्रेड किया था, उसको फैलाया था। जो मान लीजिए वेस्टर्न एजुकेशन था तो उन्होंने बोला कि इंडिया में भी उसको लागू करना चाहिए, तो उसका प्रसार किया था उन्होंने। हिंदी में आप यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे, प्रसार फिलअप करेंगे, और इंग्लिश में क्या फिलअप करेंगे, आप स्प्रेड फिलअप करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों, तो क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टेप स्लोप्स इज, स्टीप स्लोप इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा टेरेंस फॉर्मिंग। क्या होगा, टेरेंस फॉर्मिंग। इसको आप ब्लैंक में क्या भरेंगे, टेरेंस फॉर्मिंग भरेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, चौड़ी खेती के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। देखिए हिंदी में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तेज ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। आपको सबसे उपयुक्त तरीका क्या है, चौड़ी खेती, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेरेंस फार्मिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, द एज रिक्वायर्ड टू वोट फॉर द एडल्ट फ्रेंचाइजीज इज, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 18 ईयर। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, 18 ईयर। इसको क्या बोलेंगे, देखिए वयस्क मताधिकार में वोट देने की आवश्यक आयु है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 18 ईयर, मतलब 18 वर्ष। हिंदी वाले में आप 18 वर्ष फिलअप करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर ट्रेडिशनल हैबिटेट्स द ट्राइबल्स आर माइग्रेटिंग टूवर्ड्स डैश। तो ट्राइबल्स आर माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द सिटीज। अब इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, अपने पारंपरिक आवासों के खो जाने के कारण आदिवासी डैश की ओर पलायन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, किसकी ओर पलायन कर रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं वो, ठीक है ना। सिटीज़ को हिंदी में शहर बोलते हैं। अब चलिए बच्चों, हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक हमारा हो गया। अब हम जा रहे हैं किस पे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। टोटल 6 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या बोल रहा है, हु फाउंडेड द आर्य समाज। किसने आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी बच्चों, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है, हु फाउंडेड द आर्य समाज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875, ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय द गांधी जी इन 1920। तो कौन सा गांधी जी ने 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1920। तो देखिए गांधी जी ने 1920 में असहमति आंदोलन को शुरू किया था। हिंदी में बच्चों जो असहमति ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको असहयोग भी बोल देते हैं, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन भी बोला जाता है, चाहे आप असहमति बोलिए चाहे असहयोग बोलिए, दोनों सेम चीज़ें। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हमारा, फॉर व्हाट पर्पस इज द लैंड यूज्ड, ठीक है ना। भूमि का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। तो आंसर देख लीजिए, लैंड इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इंडस्ट्रियल पर्पस एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। अब देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूं, भूमि का उपयोग कृषि, आवास और औद्योगिक उद्देश्यों और मनोरंजन गतिविधियों के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, 14 नंबर,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग? आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या समझते हैं? आप जैविक कृषि से क्या समझते हैं? ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द मेथड ऑफ द फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है मेथड है एक फार्मिंग की दैट यूजेज द नेचुरल फर्टिलाइजर। उसमें क्या होते हैं? नेचुरल फर्टिलाइजर यूज होते हैं एंड पेस्टिसाइड यूज होते हैं, अवॉइडिंग द सिंथेटिक केमिकल्स टू ग्रो क्रॉप्स। ठीक है ना, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? जैविक कृषि एक प्रकार की कृषि पद्धति है जिसमें प्राकृतिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है या और सिंथेटिक रसायनों से बचा जाता है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 50 नंबर देख लीजिए। व्हाट इज कॉल्ड पार्लियामेंट? पार्लियामेंट क्या कहलाती है? पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ अ कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग एंड पासिंग लॉज। देखिए इसका हिंदी में क्या होगा? संसद को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। तो संसद एक देश का सर्वोच्च विधायी संस्था है जो कानून बनाने और पारित करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द आर्गुमेंट फॉरवर्डेड बाय द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स? देखिए, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर्गू फॉर द इक्वल राइट्स, बेटर रिप्रेजेंटेशन एंड द सोशल जस्टिस टू ओवरकम हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन। जो वंचित समूह द्वारा क्या तर्क प्रस्तुत किया गया है? तो ये वंचित समूह समान से अधिकारों, बेहतर प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की मांग करते हैं ताकि ऐतिहासिक भेदभाव को समाप्त किया जा सके। ठीक है, चलिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि हमारा 3 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? टोटल हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमको 18 मार्क्स के दे के जाते हैं। जो ईच हमारा क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, सो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मेंट बाय कॉलोनाइजेशन? तो colonization refers to the process by which a country establishes control over the foreign territories, often exploiting its resource and imposing its own laws and culture। देखिए, तो क्वेश्चन हमारा क्या है? उपनिवेशीकरण इस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें एक देश किसी विदेशी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करता है, अक्सर उसके संसाधनों का शोषण करता है और अपने कानून और संस्कृति को लागू करता है। जैसे कि बच्चों हमारे जो ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया में आए थे, तो उन्होंने भी क्या किया था? यही किया था, उपनिवेशीकरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलोनाइजेशन। ठीक है, जो कॉलोनीज बना के लोग रहने लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनाइजेशंस। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया था कि हमारे यहाँ कॉलोनी बना के रहने लगे थे, धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पे कब्जा कर लिया था। ये सेम प्रोसेस यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज मेंट बाय द सब्सिडरी अलायंस? ठीक है, देखिए द सब्सिडरी अलायंस वाज डिप्लोमेटिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड वेस्ली which requires Indians ruler to maintain British troops in their territories and pay for their upkeep। देखिए इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी का इसका क्या हो जाएगा? सहायक संधि एक कूटनीतिक नीति थी जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने पेश किया था, जिसमें भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिकों को बनाए रखने और उनके खर्चे का भुगतान करने की आवश्यकता थी। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या बोल रहा है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स आर देयर? राइट अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल। ठीक है ना, रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू द नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर एंड एयर और ह्यूमन मेड रिसोर्स लाइक मशीनरी, रोड्स एंड ह्यूमन रिसोर्स लाइक स्किल्ड लेबर एंड नॉलेज। ये एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर तरीके से बताया है। ठीक है ना, इसका हिंदी में देख लीजिए। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन जैसे जल और वायु, फिर मानव निर्मित संसाधन जैसे कि मशीनरी और सड़कें, और मानव संसाधन जैसे कुशल श्रमिक और ज्ञान। ठीक है, 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर? प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है
उसके बारे में हमको बच्चों बताना है। बागवानी कृषि क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बागवानी कृषि। तो इसको देख लेते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स सच एज टी, कॉफी, रबर, लार्ज स्टेट्स यूजली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। अब इसको देखिए, इसको हिंदी में देखते हैं बेटा, क्या है बागवानी कृषि क्या है? तो बागवानी कृषि में चाय, कॉफी और रबर जैसी फसलों के बड़े बागों में खेती की जाती है, जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उष्णोकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई शुड देयर बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज? गिव एनी वन रीजन इन फेवर ऑफ इट। ठीक है, देखिए सार्वभौमिक वयस्क मानव मताधिकार क्यों होना चाहिए, इसके पक्ष में कोई एक कारण दें। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज इंश्योर द इक्वलिटी बाय गिविंग ऑल सिटीजन्स द राइट टू वोट एंड रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, रेस, जेंडर, प्रमोटिंग आ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ठीक है, अब इसको हिंदी में देख लेते हैं बच्चों, इसका मतलब क्या निकल के आएगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देकर समानता सुनिश्चित करता है, चाहे उनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति, जाति या लिंग कुछ भी हो, और एक लोकतांत्रिक समाज को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which steps has been taken by the government to promote the social justice in areas with the tribal population? देखिए सरकार ने आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कौन से कदम उठाए हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड द अफर्मेटिव एक्शंस लाइक प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन इन द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स फॉर प्रमोट द सोशल जस्टिस। अब देखिए इसको क्या लिखें, हिंदी में क्या पढ़ेंगे इसको? सरकार ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करने जैसी सकारात्मक कार्यवाही की है और आदिवासी कल्याण की योजनाएं भी स्थापित की है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ये टोटल हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कितने में लिखने हैं? 70 to 80 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। ठीक है, और ईच क्वेश्चन कैरीज द 5 मार्क्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा? हाउ डिड द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज अंडर द कॉलोनियल रूल? ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख लेना है। उपनिवेशी शासन के तहत आदिवासियों की प्रमुख शक्तियों में कैसे बदलाव आया? ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। अंडर द कॉलोनियल रूल द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स वर रिड्यूस एज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज कंट्रोल, ट्राइबल लैंड्स वर टेकन ओवर एंड द चीफ्स वर ऑफन मेड द subordinates to the colonial officials। ठीक है, losing their autonomy and authority in the governance। ओके, तो चलिए इसका हिंदी देख लेते हैं बच्चों। क्या है? उपनिवेशी शासन के तहत आदिवासी प्रमुखों की शक्तियां कम हो गई क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन ने नियंत्रण केंद्रीकरण किया, आदिवासी भूमि का अधिग्रहण किया गया और प्रमुखों को अक्सर उपनिवेशी अधिकारियों के अधीन कर दिया गया, जिससे स्वाधीनता और शासन में उनकी अधिकारिता खो गई। ठीक है ना, 24 नंबर देख लेते हैं बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो आपको बताना है। सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय द ज्योतिराव फूले aimed to promote the social reform and particularly for the upliftment of the lower caste and the women and the challenges
द कास्ट सिस्टम्स एंड द ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी। ठीक है, चलिए तो इसका हिंदी देख लेते हैं बच्चा। सत्यशोधक समाज के उद्देश्य क्या थे? सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी, सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए था, विशेष रूप से नीच जातियों और महिलाओं के उत्थान के लिए, जनजाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी परंपराओं को चुनौती देने के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सजेस्ट द मेजर टू बी टेकन टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स मेजर्स सच एज providing the proper training to the workers, ensuring the regular maintenance of the machinery, implementing the safety protocols, and enforcing the strict health and the safety regulations should be undertaken। इसको हिंदी में देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है। औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए? तो औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम करने के लिए श्रमिकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना, मशीनरी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना, सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना, स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों की कड़ाई का पालन करना, नियमों का कड़ाई से पालन करना। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है। 26 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो देखते हैं इसको। हु हैज़ द राइट टू फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वेयर कैन इट बी फाइल्ड? ठीक है ना, तो देखिए ये जो हमारा बोल रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो किसको क्या बोलते हैं? PIL बोलते हैं। इसकी ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है। तो ये देखिए, एनी सिटीजन्स और ऑर्गेनाइजेशन कैन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस PIL if they believed a public interest has been harmed, or PIL can be filed in the Supreme Court or High Court। देखिए, सार्वजनिक हित याचिका PIL कौन दायर कर सकता है? इसे कहाँ दायर किया जा सकता है? तो देखिए, कोई भी नागरिक या संगठन सामाजिक हित याचिका PIL दायर कर सकता है यदि उन्हें लगता है कि सार्वजनिक हित का नुकसान हुआ है। PIL को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। बच्चों, मैंने आपको सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किए हैं और उनको समझाया भी है आपको। तो होप करता हूँ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए, तो मैं उसके वीडियोस आपको अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।